हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉफी। जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में केजीएफ की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है। और अब क्योंकि ये कहानी सिर्फ आधी ही कंप्लीट हुई है और हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है, तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं और वो सभी नॉर्मल लोग जो अब तक केजीएफ में काम कर रहे थे, वो लोग गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब बाद में गरुड़ा के सारे पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर राज्याभिषेक कर रहा होगा अपना, पर अब यहाँ पर रॉकी उन्हें आकर के बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और अब केजीएफ का नया ओनर रॉकी है। यहाँ पर एंड्रयू राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है, जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा होता है। तो रॉकी उसी वक्त उसे वहीं पर शूट कर देता है और इसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो जबरदस्ती रीना को भी पकड़ करके ले आता है, जो कि काफी गलत होता है। और अब यहाँ पर वो रीना को अपने साथ में ही रखेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो रीना के पिता भी कुछ नहीं कर पाते और खुद रीना जिसे कि गुस्सा हो रहा होता है वो भी शांत रहती है। यहाँ पर अब केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से ज्यादा सुधर गई होती है। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है, अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और अच्छा घर भी उनके लिए बनाया जा रहा होता है। तो वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रॉकी वनराम के पास में जाता है, जहाँ पर वनराम पहले गरुड़ा का बहुत बड़ा वाला राइट हैंड था, पर अब यहाँ पर वनराम को बांध करके रखा गया होता है। रॉकी बोलता है कि वो वजीर को नहीं मार सकता, वरना फिर चीजों को चलाएगा कौन। मतलब कि रॉकी यहाँ पर वनराम को रॉकी के साथ मिल करके काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वनराम पहले तो मना कर देता है, पर बाद में जब रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास में जाता है जिन्हें की शूटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो फिर वहाँ पर रॉकी वनराम को बुलाता है और वनराम यहाँ पर बहुत ही अच्छा निशाना लगा लेता है और इसके बाद वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। यहाँ पर जब पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं है, बल्कि पूरी 9 माइन है और इन 9 माइंस को कभी भी खोला नहीं गया, सिर्फ एक से ही काम चलाते रहे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइंस के बारे में पता चले। ऐसा पता चलने पर केजीएफ पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता और अब यहाँ पर जब ये सारी बातें पार्टनर्स को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब तो रॉकी का वट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मारता है और सबको पहले की तरह बिजनेस करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो हर किसी को मार देगा तो वो बिजनेस किसके साथ करेगा। पर अब यहाँ पर जो 8 नई माइनें ओपन हुई थी, उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है और अब वहाँ पर वो खुद ही माइन के अंदर जाता है और काम करने लगता है। ये देख करके बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू ये दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और ऐसा माना जाता है कि वो एक डिक्टेटर टाइप की होती है, जो कि हर किसी पे अपना पावर बना करके रखती है। यहाँ उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम होता है नारायण। तो अब वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग नारायण को पीएम की पोस्ट से हटा दे और वहां पर रमिका आ जाए, क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग एक ऐसी वोटिंग का प्लान करते हैं जहाँ पे सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट में वोट देंगे और उसे पीएम के पद से हटा दिया जाएगा और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी। पर जब तक यहाँ पर ये सब हो, उससे पहले वहाँ पर दूसरी तरफ केजीएफ में माइनिंग के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलती है, जिसे देख करके सभी लोग डर जाते हैं। ये तलवार होती है अधीरा की, जिसे कि गरुड़ा ने मरवा दिया था। पर अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था और अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट 1 पर अटैक कर देता है।
इस पे वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये उसके लिए बस एक शुरुआत होती है। और अब अगर कोई भी केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेकर के निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जा करके अधीरा से ही मिल जाते हैं और अब उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर के आए। इसके लिए वो जानबूझ करके राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। और अब ये न्यूज सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना तुरंत ही केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जा करके रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास में होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा एक्शन सीन होता है। पर अब यहाँ पर अधीरा जो कि दूर से ही रॉकी के ऊपर निशाना लगा के रखता है वो रॉकी को शूट कर देता है। पर इसके बाद भी मौका होने पर भी वो रॉकी को जान से नहीं मारता है क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी और विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। और अब जब यहाँ पर घायल घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका सच में विश्वास खत्म हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में शेट्टी और बाकी सारे वो लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जानबूझ के मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उसके सभी लोग को मार के उनकी लाशें वापस भेज देता है। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन का खाना बचा होता है। और इस सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था कि तभी उसे शेट्टी कॉल करता है और कॉल करके उसे धमकी देता है और बदतमीजी भी करता है। ये सुन करके रॉकी को गुस्सा आता है और अब वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके मुंह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वो मुंबई में रहता है। वो उनसे एक आखिरी हेल्प मांगता है और इसके बाद वो अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेकर के रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देख करके हर केजीएफ में रहने वाले को ये लगता है कि रॉकी यहाँ पर डर करके उन सबको छोड़ करके भाग गया है। पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वो यहाँ पर खलील के साथ अपनी मीटिंग करता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली उसका सोना इंडिया में लेकर के आएगा। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी की अपनी हालत भी खराब होती है। पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल करके अपने दूसरे सपोर्टर्स को बुलवा करके उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। साथ में यहाँ पर खलील जिन गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा था उसमें से आधे गार्ड रॉकी के होते हैं। यहाँ पर अब खलील के साथ डील फिक्स करके रॉकी वापस से केजीएफ की तरफ आता है और वनराम से ये कह देता है कि सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो ये देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी हैं, उसके सभी लोग रॉकी की तरफ को अपनी गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से बहुत सारे रॉकी के आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गन्स होती है, जिनके सामने अधीरा की सस्ती गन टिक नहीं पाती है। और फाइनली उसके काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरह से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी दे करके। अब इस तरह से यहाँ पर उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है। और इसके बाद वो बॉम्बे में जाकर के शेट्टी को भी मार देता है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिलकर के ये बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा, अगर रमिका जिंदा रही तो फिर वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर अब यहाँ पर रॉकी ये बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता कि अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़ना बेहतर होता है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते यहाँ पर बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इतने सालों के बीच में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कर दिया होता है और वो लोग जो वहाँ पर कीड़े जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं अब उनके पास काफी अच्छे घर होते हैं। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये बोलती है कि कुछ भी करके पूरे इंडिया में रेड डाल दो लेकिन कहीं से भी रॉकी के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर के आओ और उसे अरेस्ट करो। और इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है।
दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है, वो यहाँ पर अभी यंग होता है और वो छिप करके केजीएफ की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। उसे रॉकी के हाथ में पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर के जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल सा लेखक होने के बाद भी काफी ज्यादा ब्रेव होता है। तो रॉकी यहाँ पर उसे सामने से कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच सच लिखे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट सीट में पुलिस अलग अलग जगह पे छापे मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्किट मिलता है जिसे कि वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो उस एक सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जैसे ही सबको ये पता चलता है कि सोने का बिस्किट रॉकी का है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल तो बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है, लेकिन उसके नाम का डर ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर वो स्टाइल में जाता है, अपनी सोने की बिस्किट लेता है, बाहर आता है, एक बहुत बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पे फायरिंग शुरू कर देता है। ये उसका अपनी नई गन को लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर फील्ड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इसके दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है कि तभी वहाँ पर फूलों का बुके लेकर के सामने से रॉकी उससे मिलने के लिए आता है और एक फाइल लेकर के आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ होते हैं और वह सामने से बोलता है कि रमिका चाहे तो इस फाइल को रख करके उसके अगेंस्ट कोई सा भी केस बना सकती है। रमिका इस फाइल को लेने भी वाली होती है कि तभी वहां पर रमिका के दूसरे सपोर्टर्स आते हैं और ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब कि अगर वो रॉकी के अगेंस्ट कहीं पर कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका की पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के और कुछ भी नहीं कर पाती है और रॉकी वहाँ से निकल जाता है, पर इसके बाद वो जा करके सभी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा होता है। रॉकी के पार्टनर भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर के अधीरा की हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अधीरा जो कि जिंदा था, वो इतने सालों से केजीएफ में काम कर रहे अलग अलग एम्प्लॉयज को पकड़ करके वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों बाद उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, पर दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि जाना मुश्किल है, तो उसे किसी माइन के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना पड़ेगा। और ये पता करने का काम वो एंड्रयू को देता है क्योंकि अगर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। और अब यहाँ पर वो अपनी माँ की बॉडी को वहाँ से निकलवा लेता है जहाँ पर सालों पहले उन्हें दफन किया गया था और अब वो उनकी एक अच्छी सी समाधि बनवाता है और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे वो बहुत ज्यादा नशेड़ी होते और कभी भी अपनी वाइफ का और बच्चे का ख्याल नहीं रखा होता है, इसलिए अब उन्हें बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब कुछ देख करके फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को कोई एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर खुदाई करना शुरू करेगा, तो वो उन्हीं में से एक माइन में पहुंच जाएगा, माइन नंबर 3 में। ये खबर मिलते ही अधीरा वहां पर खुदाई शुरू कर देता है और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाकर के ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि यहाँ पर रॉकी खुश होता, पीछे से अधीरा के लोग अटैक कर देते हैं और उसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से यहाँ पर रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच में एक फाइनल फाइट शुरू होती है जो कि बहुत लंबी और बहुत ही अमेजिंग होती है, जिसमें एंड में रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़े को लेता है और उससे अधीरा की बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। पर अब यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है, तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पहुंच जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उस वक्त वहां पर बहुत सारे नेता बैठे होते हैं और वहां पर रमिका स्पीच दे रही होती है और रमिका का यहाँ पर ये प्लान होता है कि चाहे उसे खुद को भी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन फिर भी वो रॉकी के अगेंस्ट वारंट निकाल के रहेगी। पर तभी वहां पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था और फ्रॉम द स्टार्टिंग पीछे से सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है।
और ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजेंगे, गरुड़ा को मरवा देंगे, रॉकी को मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। पर अब यहाँ पर क्योंकि उसने सबके सामने पार्लियामेंट में आकर के एक पॉलिटिशियन को मारा है, तो अब सरकार के पास रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ आ जाते हैं और अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। पर अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं होता है और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी की शिप से उसे ये बात बताई जाती है। मतलब कि रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसीलिए वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है और वो खुद भी मरना चाहता है, पर पानी के अंदर सारे सोने के साथ, क्योंकि सोना उसी के साथ डूब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है। सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं मिलते हैं। रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को मिटवा देती है और साथ में वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र भी ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। इसलिए सिर्फ आनंद ही ऐसा होता है जिसे कि रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसे पब्लिश भी करता है। और मूवी के स्टार्टिंग की बात मैं बीच में मिस कर गई थी कि कहानी की शुरुआत में जो कि चैप्टर 1 में उसने बोला था कि एक शिला पे रॉकी की तस्वीर बनी है, कहानी की शुरुआत में वो तस्वीर मिल जाती है। वो बहुत बड़े से पत्थर पर बना हुआ रॉकी का स्कल्पचर होता है जो कि केजीएफ के लोगों ने बनाया था क्योंकि उनके लिए रॉकी उनका देवता होता है। और रॉकी ने यहाँ पर मरने के बाद भी उनके लिए केजीएफ टाउन बसा दिया होता है जहाँ पर बहुत सारे उनके लिए घर बने होते हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।